आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अमित शाह ने बिहार में 24 में 36 का मिशन शुरू किया है। आप सोच रहे होंगे हम ये क्या बात कर रहे हैं, 24 में 36? जी हम बात कर रहे हैं 2024 की। और अमित शाह ने तय किया है कि बिहार की 40 सीटों में से कम 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाने जा रही है। तो 36 की शुरुआत सीमांचल से की है अमित शाह ने। सीमांचल वो इलाका जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने पैर नहीं जमा पा रही थी बिहार में, लेकिन सीमांचल की यात्रा पर पहुंचे हैं अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर। अमित शाह ने पूर्णिया में दौरा किया, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार और आरजेडी के मुखिया यानी कि लालू प्रसाद यादव सहित तमाम उनके कुनबे को जबरदस्त तरीके से ललकार दी। अमित शाह ने सीमांचल में बिहार जीतने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उनका मिशन बड़ा साफ है, 2024 में 36 सीटें और 2025 में पूरी की पूरी विधानसभा। आइए आपको दिखाते हैं अमित शाह ने कैसे चुनावी मिशन को शुरू कर दिया है। मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं, तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। यह आखिरी बात अपने आप में सब कुछ कह जाती है। किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती क्षेत्रों में मनमानी करने की। दरअसल ऐसी बात क्यों कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है। आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करके रह रहे बांग्लादेश से आए शरणार्थी, रोहिंग्या मुसलमान इस पूरे इलाके में अपनी पैठ बनाते चले जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी बिगुल से कम नहीं है। यही वजह है कि सीमांचल क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजय द्वार के तौर पर निर्धारित किया है। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो बिहार के रास्ते को अपनाना शुरू करेगी। तो क्या वजह है कि अमित शाह ने अपनी बिहार की यात्रा, या यूं कहें कि मिशन बिहार को, जो मिशन 36 है, उसे सीमांचल से शुरू किया है? तो सबसे पहली वजह यह है कि सीमांचल के सहारे पूरे बिहार को साधना जरा आसान है। यह एक फर्टाइल लैंड है जहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत बड़े पैमाने पर सामने है। एक बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों की, जो यहां पर बहुसंख्यक हिंदुओं को डराती और धमकाती आ रही है। और ऐसे में यह सही जगह है जहां से हिंदुओं को मान सम्मान और उसके साथ साथ स्थान दिलाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस पूरे क्षेत्र में मुसलमान बहुल इलाका है ये। कई ऐसे यहां पर जिले हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यहां पर हिंदुओं की रक्षा करना, उनकी बातों को सामने लेकर आना और बहुल्य लोगों को अपने साथ रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा आसान है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीमांचल को चुना है। इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले अच्छा नहीं रहा है। यहां पर बाकी खास करके जेडीयू और आरजेडी का प्रदर्शन, यहां तक कि कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले अच्छा रहा है। ऐसे में सबसे कमजोर इलाके को पकड़कर गृह मंत्री अमित शाह बिहार के रास्ते को आसान करना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर सक्सेसफुल रहा तो भारतीय जनता पार्टी इसी जीत के आधार पर या इसी मनोबल के आधार पर पूरे बिहार की बात कर सकती है। हम आपको बताते हैं कि यहां पर 4 जिले हैं जो सीमांचल कहे जाते हैं। कौन कौन से ये जिले हैं? पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। ये तमाम जिले दरअसल नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर हैं।
पश्चिम बंगाल के साथ में किशनगंज है, उसके बाद नेपाल और उसके साथ साथ बांग्लादेश से सीमा मिलती हुई भी यहां पर दिखाई देती है। इस पूरे क्षेत्र में बीते 25 सालों से लगातार घुसपैठ हो रही है और यह घुसपैठ बांग्लादेश और अन्य जगहों से बड़े पैमाने पर हो रही है। नेपाल के जरिए भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से आए शरणार्थी इन जिलों में अपनी पैठ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस आरोप को लगातार प्रदर्शित करती रही है। इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाए हैं कि सीमांचल में डेमोग्राफी को चेंज करने की बड़ी कोशिश हो रही है। मसलन अगर आप देखें तो किशनगंज में आज की तारीख में 75% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। पूर्णिया में 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। अररिया और कटिहार में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम आपके सामने इसका विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा। जो अभी आंकड़े हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे 1991 में किशनगंज में जो पूरी आबादी थी उसका 65% मुसलमान आबादी थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते 2022 में यह आंकड़ा पहुंच गया है 70%। देखिए कैसे बढ़ा हुआ है मुसलमान आबादी का किशनगंज में। अररिया में बीते 4 दशक में किस तरह से मुसलमान आबादी बढ़ी है। 1991 में सेंसस के हिसाब से तकरीबन 40% पूरे अररिया की आबादी मुसलमानों की थी, जो कि 2022 में बढ़कर अब तकरीबन 44 से 45% के बीच आ चुकी है। इसी तरीके से कटिहार के भी डेमोग्राफिक चेंज की बात अब आपके सामने रख रहे हैं। 1991 में कटिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 40% थी, जो कि 2022 में बढ़कर 45% से ऊपर जा चुकी है। पूर्णिया की बात करें तो यहां पर डेमोग्राफिक चेंज बड़ा दिखाई देता है। 1991 में पूर्णिया में 34 से 35% के आसपास मुसलमान आबादी थी, जो कि 2022 में 40% से ऊपर बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी कि इन सभी जिलों में मुसलमान आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि पॉपुलेशन के नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा है। यही वजह है कि घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में लगातार उठाती रही है। सीमांचल के क्षेत्र में जनसंख्या के डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से जो मूल मुद्दा है वो घुसपैठ है, जो कि बांग्लादेश, नेपाल से होता हुआ दिखाई दे रहा है और पश्चिम बंगाल से सटे किशनगंज में भी मुसलमानों की बहुतायत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। यहां पर रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं। इस पूरे इलाके से गौ तस्करी को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है और पश्चिम बंगाल में यहां से बड़े पैमाने पर गौ तस्करी का माल जाता है। गौवंश की हत्या का मामला भी यहां पर बड़े पैमाने पर है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा है। और उसके साथ साथ इस पूरे इलाके में आरजेडी और जेडीयू पर आरोप यह है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और उसके साथ साथ असंतुलन बनाए रखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब राजनीतिक परिदृश्य देखिए कैसे ये जमीन बहुत माकूल है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने वर्चस्व को बनाए रखे। सीमांचल के इस पूरे इलाके में 40 से 70% मुसलमानों की आबादी है, जिसका सीधा असर चुनाव पर दिखाई देता है। अगर हम चुनावी आंकड़े आपके सामने प्रदर्शित करें तो स्पष्ट हो जाएगा। लोकसभा के 4 सीट इस पूरे इलाके से आते हैं। 2019 के नतीजे आपको हम दिखा रहे हैं। किशनगंज में कांग्रेस ने जीत हासिल की, पूर्णिया में जेडीयू, कटिहार में जेडीयू और अररिया में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। लेकिन उस वक्त समीकरण अलग था। जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए अररिया में बीजेपी को सफलता मिली, अन्यथा यहां पर भी बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाती। आज जैसे कि बीजेपी अकेले खड़ी है तो लोकसभा में शायद चारों में से कोई भी सीट बीजेपी को न मिले अगर आज चुनाव हो जाए तो। इसी को जीतने की कोशिश है। अगर आप विधानसभा की सीटें देखें तो यहां पर 24 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2019 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त एनडीए गठबंधन को 8 सीटें मिली थी। इन 8 सीटों में जेडीयू भी शामिल है। महागठबंधन को 15 सीटें मिली थी। महागठबंधन में कांग्रेस और उसके साथ साथ आरजेडी शामिल हुई थी। यहां पर 15 सीटें आरजेडी और कांग्रेस को मिली थी। एमआईएम को 1 सीट यहां पर मिली थी। लेकिन जब चुनाव हुए थे उस वक्त 5 सीटें एमआईएम के पास गई थी इस पूरे इलाके में, जिनमें से 4 लोगों ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है, जिसकी वजह से आरजेडी को अब आपको 15 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इस पूरे चुनावी प्रदर्शन को समझते और देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर उसे अपने पैर बिहार में गाड़ने हैं और अस्थायी तौर पर रखने हैं तो इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी को अपना वर्चस्व बढ़ाना पड़ेगा। जीत का आंकड़ा अगर यहां से आगे बढ़ेगा तभी 40 में से कम 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी 2024 के लोकसभा के चुनाव में।
अमित शाह नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ते हैं। चुनाव को कैसे जीतना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, रणनीति कैसे बनानी है, यह सब बहुत अच्छे तरीके से अमित शाह को समझ में आता है, क्योंकि अमित शाह रणनीतिकार भी हैं। लेकिन उन्हें बड़ा धक्का लगा और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत धक्का लगा जब महीने भर पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया। ऐसे में अमित शाह ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू की, जिसमें सीमांचल सबसे प्रमुख स्थान निकला, जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व को बढ़ा लेती है तो उससे 2024 का रास्ता तो आसान होता ही है। 2025 में जब बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त पूरे बिहार पर अपना कब्जा जमाने में काफी सहूलियत मिल सकती है। अगर हम आपको सामने बताएं कि स्थिति क्या है लोकसभा की, जो कि 2019 के चुनाव में निकल कर आई, तो एनडीए को 39 सीटों में से 39 सीटों पर सफलता मिली थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। जेडीयू के पास 16 सीटें गई थी और एलजेपी के पास 6 सीटें गई थी। लेकिन अब यह पूरा समीकरण बदल चुका है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो चुके हैं, इसीलिए अब स्थिति बदल गई है। अब एनडीए के पास सिर्फ 23 सीटें बची हैं 39 में से। महागठबंधन के खाते में अब 17 सीटें जा चुकी हैं। अमित शाह अब इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं। 2024 में अमित शाह का विजन है कि वो कम से कम 36 सीटें जरूर हासिल करें, जिसके लिए सबसे आसान और कारगर तरीका यही होगा कि वो सीमांत क्षेत्र से घुसते हुए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराएं। अमित शाह को भारतीय राजनीति में कड़े फैसले वाला राजनेता माना जाता है। खास करके जब चुनाव की बात आती है तो उनका स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर है, यानी कि जब वो चुनावी अखाड़े में उतरते हैं तो अपनी जीत हासिल करते हैं, सुनिश्चित करते ही हैं। उत्तर प्रदेश में 2014, उसके बाद 2019, इन दोनों लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने बम्पर रिजल्ट सामने रखा। उत्तराखंड के चुनाव में लगातार सफल रहे, लगातार वहां पर सरकारें बनती रही। असम में ऐतिहासिक जीत पहले मिली और उसके बाद उसको रिपीट किया गया। 2 बार गृह मंत्री बनने, उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला 2019 के बाद, उन्होंने धारा 370 के निष्क्रिय करने की बात सामने रखी। तो एक बहुत ही स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ एक सफल और इलेक्शन मैनेजमेंट के चाणक्य के तौर पर वो जाने जाते रहे। सीमांचल को चुनने का एक और बड़ा फायदा इसलिए है कि इस पूरे इलाके में एमआईएम ने अपना वर्चस्व काफी बना रखा है। जैसा कि हमने आपको बताया 2019 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 2020 के माफ कीजिएगा 2020 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एमआईएम ने 5 सीटों पर सफलता हासिल की थी। लेकिन एमआईएम किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सीट नहीं काटती। एमआईएम सिर्फ आरजेडी और जेडीयू की सीट काट सकती है और यही चीज अमित शाह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो सीमांत क्षेत्रों से घुसकर पूरे बिहार पर जीत हासिल करना चाहते हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो एनालिसिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने केजी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद पर पहुंचकर वहां बात की। उसके साथ साथ उन्होंने एक मजार पर भी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसे देखें तो ये पहला मौका है जब मोहन भागवत दिल्ली के स्थित केजी मार्ग पर मस्जिद में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुखिया इमाम उमैर इलियासी से मुलाकात की। इस मुलाकात से राजनीतिक हलकों में जबरदस्त खलबली मची हुई है। सब ये जानना चाहते हैं कि यह मुलाकात क्या हुई। मुलाकात 40 मिनट तक हुई और इस मुलाकात में सिर्फ 2 लोग बातचीत कर रहे थे, मोहन भागवत और उसके साथ साथ इमाम उमैर इलियासी। इस बातचीत के बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस बातचीत के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। बातचीत के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मदरसे पर जाकर वहां बच्चों से बातचीत की, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा और इमाम इलियासी ने उसके बाद मोहन भागवत को जो संज्ञा दी वो अपने आप में बेमिसाल है। इलियासी ने कहा कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं, वो राष्ट्र ऋषि हैं। उन्होंने बड़प्पन की मिसाल सामने रखी। बड़प्पन की मिसाल इसलिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मिलकर उनके साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। इस तरह की तमाम विशेषणों से भागवत जी को अब संबोधित किया जा रहा है और यह पहला मौका नहीं है। यही हम आपके सामने रखना चाहते हैं
ये पहला मौका नहीं है जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इस तरह से मुस्लिम पक्ष और अल्पसंख्यक पक्ष को अपने साथ करने की कोशिश की है, या उन्हें यह समझाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान, आपका डीएनए एक है। मैं सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया। मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। और संदेश अच्छा जा रहा है, क्योंकि तमाम हलकों में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या आरएसएस अब अपनी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को छोड़कर मुसलमानों को साथ लेने की बात कर रही है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक ऋषि का काम होता है सामाजिक उत्थान, और यही बात संघ प्रमुख बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि कैसे पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना है, और ये छवि बनाने की कोशिश की जाती है संघ परिवार की कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है। इस छवि को समाप्त करना भी पूरे देश की विकास और तरक्की के लिए आवश्यक है। दरअसल संघ आज या मौजूदा परिवेश पर कभी अपने भविष्य की नींव नहीं रखता। संघ को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे तिनका तिनका जोड़कर राष्ट्र निर्माण किया जाता है। भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण एक राजनीतिक विकृति है। इस विकृति को दूर करना आवश्यक है, वरना राष्ट्र निर्माण का काम एक साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को धरोहर बनाते हुए संघ की तरफ से एक बड़ा और कारगर कदम उठाया जाए। संघ की राजनीतिक सोच नहीं बल्कि सामाजिक समरसता की सोच है, जिसे संघ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब जब राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को केवल एक वोट बैंक के तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, तब तक वातावरण बदल जाता है। जैसे कि बिहार में जब सत्ता पानी थी तो लालू प्रसाद यादव ने MY फॉर्मूला दिया, मुस्लिम प्लस यादव। इस MY फॉर्मूले से आरजेडी ने बिहार में 15 साल का जंगल राज का शासन किया, लेकिन अब यह फॉर्मूला पूरे तरीके से कारगर नहीं है। हालांकि इस फॉर्मूले को 2020 में भी आरजेडी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने यह तय किया कि मुस्लिम यादव को अगर आप साथ लेकर आते हैं तो यहां पर भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। उन्होंने तो अपने आप को मौलाना मुलायम कहने से भी परहेज नहीं रखा, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता रहा। अगर हम नेहरू की परिपाटी छोड़ दें, इंदिरा गांधी से लेकर अब तक के कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगातार लगते रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसे साबित भी किया गया है। आप दिल्ली की बात कर लिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जब सरकार संभाली, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण को अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा और किरदार माना। जब आप इस तरह से राजनीति के अखाड़े को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि संघ प्रमुख दरअसल करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। संघ प्रमुख एक समरसता वाले समाज को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ पूरे समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरसंघचालक की इस मुलाकात पर असदुद्दीन ओवैसी आजकल बड़े नाराज हो गए हैं। जैसा कि सालों तक संघ में रहते हुए मुसलमानों के लिए काम करने वाले इंद्रेश कुमार कहते हैं कि देखिए, नजरिया बदल रहा है, और नजरिया इसलिए बदल रहा है क्योंकि अब इंद्रेश कुमार ने जो एक मुस्लिम मंच बनाया है, जो संघ का ही एक एफिलिएट संस्थान है, वो संस्थान लगातार मुस्लिम समाज के बीच जाकर लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है।
उन्हें भारत के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, सामाजिक और आर्थिक बदलाव को लाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की बातों से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता परेशान हो जाते हैं। देखिए इंद्रेश कुमार जी ने क्या कहा। आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो, और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। वर्षा में गए, बातचीत हुई तो उसमें 5 बिंदु मुख्य रूप से आए। पहला आया कि भारत के बारे में चर्चा हुई, नाम कौन से हैं, सीमाएं कौन सी हैं, भूगोल कौन सा है, सब भारत को जानना और भारत के साथ जुड़कर रहना, ये हम सबको करना चाहिए। दूसरा आया क्या करेंगे, तो किसी ने कहा डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, किसी ने कहा हम तो एक ही बात की तालीम है कि हम भला करें और भला करवाएं दूसरे से भी। इसमें कोई शक नहीं है कि असदुद्दीन जैसे नेताओं के लिए अब यह परेशानी का सबब है, क्योंकि अगर समरसता वाला समाज बन जाता है हिंदुस्तान में और हिंदू और मुसलमान अपने डीएनए को पहचानते हुए एक साथ मिल जाते हैं, तो ओवैसी जैसी पार्टी, ओवैसी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं यानी कि MIM, उसकी राजनीतिक भविष्य पर तो खतरा मंडराएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि सरसंघचालक का ये पहला एफर्ट नहीं है, पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले सितंबर 2019 में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मदनी से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद 2021 में डॉक्टर ख्वाजा की किताब का विमोचन सरसंघचालक ने किया था। और फिर हम आपको यह बता रहे हैं कि 22 अगस्त 2022 को मोहन भागवत ने 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे एक के बाद एक कोशिशें करते हुए वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो संघ की छवि को कैसे बदला जाए और उसके साथ साथ कैसे मुसलमानों के बीच ये बात समझाई जाए कि हिंदू और मुसलमान इस देश के अभिन्न अंग हैं। अगर आप देखें तो इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त सोच भी है। हिंदुस्तान में मुसलमान एक कंसोलिडेटेड यूनिट के तौर पर नहीं है। इस्लाम में अगर देखा जाए तो जाति नहीं है, कोई जातीय आधार नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो आज भी अपने आप को तथाकथित तौर पर जातीय आधार पर बंटते हुए देखते हैं। जैसे कि एक पठान ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर की बेटी एक जुलाहे के घर में ब्याही जाए, जबकि देखा जाए तो इस्लाम में कहीं कोई जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन चूंकि भारत में जाति व्यवस्था हमेशा से रही है, ये जाति व्यवस्था आज भारत के मुसलमानों में भी दिमाग में कहीं ना कहीं है, जिसका नमूना मैंने आपके सामने दिया। इसी जातीय व्यवस्था को अब एक अलग तरीके से आर्थिक व्यवस्था के तौर पर संघ देख रहा है। मुसलमानों में वो तबका जो सबसे पिछड़ा है वो आमतौर पर वो लोग हैं जो मैनुअल लेबर करते हैं, और ये मैनुअल लेबर करने वाले लोग आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हैं। ये ज्यादा रेडिकलाइज्ड लोग नहीं हैं, इनको समझाना आसान है। इन्हीं लोगों को आरएसएस ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर हम आपके साथ मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति सुधार दें तो फिर आप आतंक जैसे रास्ते पर न चल पाएंगे, आप नहीं चलेंगे वहां पर। और इसी कोशिश के तहत आप देख सकते हैं कि आरएसएस भविष्य की नीति को तय करते हुए कहां जाने की कोशिश कर रही है। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अर्थशास्त्रियों को बहुत चिंता हो रही है, और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले आज एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जो अब तक कभी नहीं पहुंचा था। डॉलर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपया अपने निचले न्यूनतम स्तर पर है। 81 रुपया हो चुका है। आज $1 की कीमत 81 रुपये हो चुकी है। अगर आप देखें तो 2015 में डॉलर की कीमत 43 रुपये थी, अब वो डॉलर 81 के पास पहुंच चुकी है। और इसकी वजह से भारतीय इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो गए हैं। इसकी वजह से आपके पेट्रोल का बिल बढ़ जाएगा। इसकी वजह से तमाम इंपोर्ट की गई सामान जैसे कि आपका फ्रिज, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका एयर कंडीशनर, आपकी गाड़ियां, ये तमाम चीज़ें अब महंगी होने जा रही हैं, क्योंकि डॉलर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इन द सेंस कि रुपया घटता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है।
इसकी प्रमुख वजह यह है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया भर में आर्थिक मंदी थी, जिससे निपटने के लिए सभी बड़े बैंकों ने बड़े पैमाने पर कर्ज दिया, लोन दिया और ये मार्केट में पैसा फ्लो करता रहा। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अब अपने फेडरल रिजर्व रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और पूरी दुनिया को लग रहा है कि अमेरिका के डॉलर को खरीदना ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि इससे पैसा सिक्योर रहेगा, जिसकी वजह से डॉलर लगातार मजबूत होता चला जा रहा है और भारतीय रुपया और इसके साथ साथ तमाम अन्य करेंसी भी कमजोर होते चले जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो आज यूरो, जो कि पहले डॉलर से भी ज्यादा मजबूत हुआ करता था, आज उसकी कीमत डॉलर के बराबर है। यानी कि आज आप चाहें तो 1 यूरो 80 रुपए में खरीद सकते हैं, डॉलर 81 रुपए में मिल रहा है। लेकिन आज से 5 साल पहले 1 यूरो 78 रुपए का मिलता था और उस वक्त डॉलर की कीमत थी 66 रुपए। कुल मिलाकर देखा जाए तो रुपया कमजोर जरूर हो रहा है और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अब महंगाई बढ़ने के आसार हम सबों के सामने दिखाई दे रहे हैं।